गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस बैच के सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने इस सीरीज के अंदर 64 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपना जो क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं वो है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए। इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है 2 sin a प्लस कोसेक a की वैल्यू है 2√2। साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a का रिजल्ट बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ आपने क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये कह रहा है ए जो है ना वो 0 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए। स्पेशल एंगल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 0 90 लेना नहीं, इसके अलावा क्या बचा? 30 45 और 60। हमें पता है कि जो √2 का जो रिजल्ट आएगा वो साइन का 45 रखने पर आएगा। साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। कोसेक जो है वो साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो √3 आएगा, अगर आप 30 डिग्री रखेंगे तो उसमें कांस्टेंट नंबर आएंगे, जैसे 2 3 ऐसे नंबर आएंगे। क्लियर है? रूट के अंदर नंबर नहीं आएगा। अब आप देखो कि हमें रूट के अंदर नंबर तब चाहिए जब ए का मान हम 45 डिग्री डायरेक्ट इसके अंदर पहले चेक करेंगे। तो ए की वैल्यू जैसे आपने 45 डिग्री रखी इसके अंदर, ए का मान अगर आप 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 हो गया 1/√2। क्लियर? प्लस कोसेक 45 का मतलब हुआ √2। अब इस √2 से अगर अपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें √2 से तो ये हो गया आपका 2, ये कैंसिल हो गया। √2 प्लस √2 ये हो गया 2√2। ये रिजल्ट दे रहा है आपको 2√2। इसका मतलब 45 डिग्री इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो ये वाला रिजल्ट आपसे पूछा है। तो साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 की पावर अगर आप 4 करोगे तो पावर हाफ ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। तो यहाँ भी कितना आएगा? 1/4। और कोस 45 भी आपका 1/√2 होता है, पावर 4 करेंगे तो 1/4। 25% 25% 50% मतलब आधा हो गया ये, और ये आपस में कट गया, तो इसका रिजल्ट कितना आया? 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को वैल्यू पुटिंग से करना है। आपको रिजल्ट के अंदर स्पेशल एंगल कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 45 60 और 90। 0 और 90 आपको रखना नहीं है। 30 45 60 के अंदर √2 का रिजल्ट जो है वो 45 से आएगा। ना 30 रखना है ना 60 रखना है। सबसे पहले हमें वैल्यू वो रखनी है जिससे क्वेश्चन के सॉल्व करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 66 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये कब आया? ये देखो मेंस के अंदर आया 2019 के अंदर। 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 और ये रिजल्ट पूछा है। देखो ये रिजल्ट कब आएगा, पहले आप दिमाग लगाओ। यहाँ x आना चाहिए और इस जगह पर 3x आना चाहिए। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो ही आएगा। अब यहाँ से ये रिजल्ट कैसे आ सकता है? अगर ये 3x हो तो इसको हमने 3x से डिवाइड कर देते हैं। 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया? x और प्लस 1/3x। और ये जो रिजल्ट है आपका ये वाला, ये माइनस का 5x में 3x का भाग देंगे, x कट गया, ये आ गया 5/3। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 5/3। 5/3 से ये नंबर लेके आना तो राइट साइड का तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा आपको। -2 और साथ में हमें पता है कि ये कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। ये आ गया 1/3। तो 25/9 -2/3, दोनों साइड में 3 बना लो आप। 25 में से 6 गए 19, 19 को 9 से डिवाइड किया तो 2 से ही 1/9 इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखो किस फॉर्मेट से अरेंज करना पड़ेगा। x प्लस 1/3x। अब x प्लस 1/3x कब आएगा? जब दिए गए एक्सप्रेशन को आप 3x से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप 67। ये कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखो यहाँ लिखो t, 6 वर्ष में होगी दुगनी। उसी ब्याज दर से 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये समय पूछा आपसे। तो ये रिजल्ट कैसे आया? 2 की पावर 3, यहाँ पावर में चलता है और ये नंबर मल्टीप्लाई होता है 6 × 3। तो रिजल्ट कितना आ गया? 18 वर्ष। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आप मेरे को बताना। यहाँ टी और एन, टी के अंदर तो नंबर होगा मल्टीप्लाई और एन के अंदर रखा जाएगा पावर के अंदर। मान लो कोई क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाती है। क्लियर है? आप मुझे ये बताना कि 20 वर्ष के अंदर वो कितने गुना हो जाएगी।
ये आपके लिए क्वेश्चन है। 20 वर्ष में कितने गुना वो धनराशि हो जाएगी? कमेंट के अंदर आप बॉक्स कर इसके अंदर आप बता देना इसका रिजल्ट क्या है। 67 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। अब ये क्वेश्चन हो गया है आपका टाइम वर्क का, और टाइम वर्क में ये कौन सा क्वेश्चन है? एकांतर दिनों में काम करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। देखो ए किसी काम को करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया? 48। ये होगा टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई? 3। इसकी कितनी आ गई? 4। ये कह रहा है ए से शुरू करते समय वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिनों में, अल्टरनेट डेज। इसका मतलब पहले दिन, फर्स्ट डे किसने काम किया? फर्स्ट डे काम किया ए ने, और ए ने कितना काम किया? ए ने काम किया 3। अब दूसरे दिन किसकी बारी है? दूसरे दिन बारी है बी की, और बी ने कितना काम किया? 4। इसका मतलब 2 दिन के अंदर इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 7। अगर देखो, अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर कब करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 4, 48 को 7 से डिवाइड कर देते तो 6 से ही 6/7 आपका आंसर आया था। लेकिन करें अल्टरनेट डेज, और अल्टरनेट डेज में भी इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत किससे हो रही। अगर क्वेश्चन की शुरुआत बी से होगी तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? देखो 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है? 7। काम कितना करना है? 48। अगर आप इसको 7 से गुणा करेंगे तो आपका जो टारगेट है उसको आप क्रॉस कर जाओगे। हम इससे पहले तक लेके चलते हैं कि इसका मतलब 42 काम जो है वो 6 पेयर बनेंगे ए बी के। इसका मतलब 12 दिन में काम हो गया 42। अब जैसे ही आप ए बी ऐसे पेयर बना रहे हैं तो पेयर आपका बी पे स्टॉप हो रहा है। जैसे ए बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब बी पे स्टॉप हुआ। बारी किसकी? ए की। 13वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ए ने एक दिन के अंदर कितना काम किया? 13वें दिन इसने काम किया। कितने काम करता है ये? 3। 3 हो गए। अब हमें ये पता लग गया कि 13 दिन के अंदर टोटल काम कितना हो चुका है? काम हो चुका है 45। हमें काम करना है 48। हमें 3 काम और करवाना, और अब बारी किसकी है? बी की। बी हर रोज 4 काम करता है। देखो 13 तो आपने यहाँ लिख दिया। अब चौथे दिन, 14वें दिन बी की बारी है, लेकिन बी का पेंडिंग काम कितना है? 45, और ये 48। कितना आ गया? 3। ऊपर हमेशा शेष लिखा जाएगा, नीचे इसका टोटल काम। टोटल काम कितना है? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13 सही 3/4। मतलब 14वें दिन में काम होगा। 14वें दिन का 75% काम किया जाएगा। 3/4 मतलब 75% किसके द्वारा? बी के द्वारा। क्लियर है? अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। अगर यही काम आपके लिए असाइनमेंट है कि अगर यही काम की शुरुआत अगर हम बी से करते, बी से शुरुआत करते इस काम की, किससे करते? बी से, तब आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर काम की शुरुआत बी से करेंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। मैंने दूसरा 2 क्वेश्चन पूछ लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको ये वाला दिया है 67 में, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है 68 का। 69 पे आ जाओ। 69 नंबर क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। एक बर्तन एक द्रव से भरा हुआ है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। इसका मतलब मिल्क और वाटर का अगर अपने रेशो बनाए, मिल्क और वाटर का जो रेशो बनाए वो 5 और 3 है। अब ये कह रहा है कि कितना मिश्रण हटा दिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। जितना मिक्सर आप हटा रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं। आधा दूध और आधा पानी। देखो आधा दूध आधा पानी का मतलब, आधा दूध आधा पानी का मतलब इन दोनों का जो रेशो है वो कितना है? 1 और 1। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात क्या है? खास बात ये क्या है? जैसे मान लो कि आपके पास 10 लीटर की क्वांटिटी है और मिक्सर है, उसके अंदर मान लो 9 लीटर दूध है और 1 लीटर क्या है? पानी। आपने 10 लीटर में मान लो 2 लीटर निकाला। अब मिक्सर कितना बचा? 8। अब उसके अंदर आपने 2 लीटर पानी और मिला दिया। अब फिर कितना हो गया? 10। अब यहाँ मिक्सर पानी की मतलब मिक्सर के अंदर अपने दूध और पानी की बात नहीं कर रहे, हम टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में 10 था, 2 आपने मिक्सर निकाला, 2 आपने पानी मिला दिया, 2 निकाला 8, 2 पानी मिला दिया 10, 10 का 10 हो गया। इसका मतलब शुरुआत के अंदर और लास्ट के अंदर टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए। शुरुआत के अंदर 5 और 3 का टोटल कितना है? 8, और लास्ट के अंदर टोटल कितना है? 2। ये दोनों नंबर आपके क्या रहने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेम होने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से देखें 5 से 4 एक वैल्यू कम हुई, मिश्रण का कितना भाग निकाला गया? ये देखो, एक किसके रिस्पेक्ट में? 5 में।
तो आपका आंसर कितना है 1/5। इधर पानी में वो जुड़ गया 1/5, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/5। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात क्या है कि इनका टोटल इनिशियल लेवल पर और लास्ट फाइनल लेवल पर क्या रहेगा, सेम। तो 5 से 4 एक वैल्यू कम हो रही है, उधर उतना ही पानी ऐड हो रहा है, तो 1/5। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता होगा कि सर 5 से 4 एक वैल्यू तो दूध की कम हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में तो मिक्सर पूछा गया है। भाई दूध जिस रेशो में कम होगा उसी रेशो में पूरी क्वांटिटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि मिक्सचर से आप कैसे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, मिक्सचर से आपको जब आप उसमें कुछ रेशो निकालोगे तो उसमें दूध और पानी उसी रेशो में निकलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूध और पानी दोनों मिक्सअप और आपने कोई वैल्यू निकाली और उसमें सीधा दूध आ गया, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना। अगर इसका मतलब 5 से 4 अगर आपको दूध दिख रहा है, एक्चुअल में वो मिक्सचर है, 5 से 4 किया तो एक कम किया किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ABC का योग 38 हो, ए बी का 1/3 के बराबर है। ए बी के 1/3 के बराबर, ये 3 है तो ये कितना है 1। बी सी का 5वां भाग है, बी सी का 5वां भाग है, ये आ गया 1। अब यहां से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 1 3 5, 1 3 15। अब इन सब का टोटल की बात कर रहे हैं। देखो अब रेशो में अगर योग दे रखा है तो दी गई वैल्यू को प्लस करो, अगर डिफरेंस है तो भी डायरेक्ट करें, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व करते। ये रेशो के अंदर आपको ध्यान रखना है। इन सब का टोटल कितना दे रखा है, इन सब का अगर अपने टोटल करें तो ये हो गया 19 रेशो की वैल्यू ही 38 के बराबर। एक रेशो का मान कितना हुआ 200। सी का मान ज्ञात करें, सी का मान अगर अपने 200 से गुना करें तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 3000। 3000 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये कह रहा है राम नरेश से एक बैग खरीदता है, अंकित मूल्य उसका कितना है 400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस कितना है 400। हमें पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर मिलता है। मार्क प्राइस को आप अंकित मूल्य बोल सकते हैं, मार्क प्राइस को आप निर्धारित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि वे इस पर 2 तरह के डिस्काउंट देने के बाद इसे 160 रुपए में खरीदता है और दूसरा डिस्काउंट 20% है। देखो पहला डिस्काउंट हमें पता नहीं है, D1 हमें पता नहीं है, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। इसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट है D2 वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20%। इसके बाद ये रिजल्ट किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है 160 के अंदर। आपसे ये वाला रिजल्ट पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, अगर मान लो ये डिस्काउंट यहाँ होता और ये डिस्काउंट इधर होता तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता, क्योंकि पहले आप 400 का 20% निकाल लो और जो रिजल्ट आया वो 160 के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पहला डिस्काउंट आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 तरह के डिस्काउंट के ऑर्डर को बदला जा सकता है। मान लो किसी जगह पर आप शॉपिंग करने गए, वहां 3 तरह के डिस्काउंट है, 20 30 और 40। अब आप 20 30 40 से कैलकुलेशन करो या 30 40 20 से करो या 40 30 20 से करो, इसका फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। हमें यह पता है कि डिस्काउंट के ऑर्डर को बदला जा सकता है, डिस्काउंट के ऑर्डर को आपस में बदला जा सकता है, आपस में बदला जा सकता है। क्लियर। देखो हमें अगर बदलना है तो हम 20% को यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ ले लेंगे हम 20% और यहाँ की वैल्यू निकाल देंगे। भाई 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा अगर इसमें देखें तो 80 कम हो गया, 80 कम हो गया तो ये हो गया 320। अब 320 से 160 हुआ, जस्ट आधा हो गया। आधे का मतलब कितना होता है 50%। भाई आप ऐसे कह सकते हैं कि 320 से 160 हुआ, 160 कम हुआ, 160 बटा 320 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। या वैल्यू कोई 100 से 50 होगी, 80 से 40 होगी, 900 से 450 होगी, तो सीधे कितना कम हो गया 50%। तो ये आपके सामने है। लोग कितनी बार एग्जाम में आए, 2001 में आए, 14 में आया, 16 में आया एनटीपीसी के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि डिस्काउंट के ऑर्डर को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है और उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने की वो क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को करने का कई तरीके हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, 21 रुपए में बेचता है और उसको उतनी ही हानि होती है जितना की क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। अब आ देखो कि 21 का 21 तो होगा नहीं, या मैं आपको मेथड से बताता हूँ। देखो क्या है, अगर हम सीपी को मान लें x
और ये कह रहा है कि लॉस परसेंटेज उतना ही है, लॉस मान लो जैसे सीपी आपका 40 है तो 40% का लॉस हुआ। हमें पता है कि एक्स में अगर आप x% लॉस करेंगे यहाँ, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से सेलिंग प्राइस। तो x में अगर x का x% ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से आगे हम इसके अगर ऑप्शन देखें, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन। देखो अगर हम ऑप्शन सीधा नंबर नॉर्मल नंबर पे जाएं बात करें यहाँ, तो 30 को अगर उठाएं तो 30 का 30% कितना हुआ, 30 का 30% हो गया आपका 9, तो ये रिजल्ट आ गया 21। अगर मैं दूसरा नंबर देखूं 70, क्योंकि मैं सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करूंगा जो 10 के मल्टीपल हैं या 100 के मल्टीपल हैं, ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो ये हो गया 49, तो भी रिजल्ट कितना आ गया 21। तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इसका मतलब इसका आंसर है 30 और 70। अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपको नंबर दे रखा है ना 21, इसके फैक्टर इस प्रकार से करो, इसके फैक्टर इस प्रकार से करो कि उनका टोटल 10 हो। 21 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि उनका टोटल 10 रहना चाहिए, जैसे 3 और 7। अगर 3 और 7 है और क्वेश्चन लॉस का है तो इनका 10 गुना हमारा आंसर है, तो इन दोनों का 10 गुना हमारा आंसर है। अब देखो ये कितना आ गया 30 और ये आ गया 70। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 30 और 70 में। कुछ और आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ दो नंबर सोचा 8 16 सोचा, और इसके मल्टी आपने फैक्टर किया 8 और 2, और इन सब का टोटल कितना है 10। और ये कह रहा है कि 16 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है, कितने रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना लॉस परसेंटेज है। तो इसका 10 गुना कितना हुआ 80, और ये हुआ 20। अगर आप 20 का 20% देखेंगे तो 4 तो 16, देखो वेरीफाई हो गया। 80 का 80% कितना हुआ 64, तो 16। इसका मतलब अगर दो फैक्टर आप कर रहे हैं और उनका टोटल अगर 10 है तो उनके आगे अगर 0 लगा दें तो वो हमारे आंसर को शो करेगा। क्लियर है? यहाँ जो आप ये अगर 2.3 का क्यूब माइनस ये नंबर है, इसका रिजल्ट पूछा गया। देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर देखें तो ये रिजल्ट हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे वाला रिजल्ट हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है कि इसका रिजल्ट a माइनस बी होता है। यहाँ a जो है वो 2.3 है और b जो है वो 0.3 है। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये 0.027 हो गया। नीचे देखो आप a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी। अगर आप 2.3 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और b का स्क्वायर। इसका आंसर a माइनस बी है। a कितना है 2.3 और b कितना है 0.3। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2। क्लियर? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपसे एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप मेरे को बताना कि अगर ये तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर इस क्वेश्चन में इस जगह पर प्लस होता, मान लो इस जगह पर होता प्लस, क्लियर, प्लस 0.69 और इस जगह पर होता माइनस, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97 और सबसे छोटी कितनी है 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 86। अगर मान लो यहाँ 3 अंकों की बात करता तो 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 997, और सबसे छोटी बात करें तो 101। तो इस जगह पर आंसर हो जाएगा आपका 896। ये 3 अंकों का हो गया, ये आपका 2 अंकों का हो गया। ये कह रहा है कि यहाँ देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, 0.0543 में 0.0543 में 3 का स्थानीय मान। यहाँ से अगर आप चलेंगे तो 10 से भाग देते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 चौथे जगह पर है आपका 3, तो 10 की पावर 4। तो ये रिजल्ट आ गया 3/10,000। इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया आपका आंसर। अगर मान लो मैं 5 का पूछता तो 5/100। अगर 5 का रिजल्ट पूछता तो 5 का रिजल्ट कितना आता 5/100। अगर 4 का रिजल्ट पूछा था तो कितना आता 4/1000। क्लियर? तो ये 75 क्वेश्चन थे, और ये मैंने आपको 62 और एक 62 आपसे पूछा है, 67 पूछा है,
68 पूछा है। इसके आंसर आप सभी को बताने हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लियर है? और इससे पहले एक सेकंड, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कुछ 52। ये रहा क्वेश्चन एक। ये कह रहा है कि किसी भिन्न संख्या का हर अंश से तीन गुना से 2 अधिक है, अंश व हर दोनों में 1 बढ़ा दिया जाए तो 1/3 होता है, वास्तविक भिन्न क्या है? सबसे पहले अपने करेंगे इसको ऑप्शन से। हर जो है वो अंश के 3 गुना से 2 अधिक है। देखो इसका 3 गुना से 2 अधिक, 4 तिये 12 और 2 14, गलत। 3 तिये 9 और 2 11, 5 3 15, गलत। 5 3 15, गलत। अब ये कह रहा है कि अगर अंश व हर दोनों को 1 1 बढ़ा दें, इसको 1 बढ़ा दें तो 4, इसको बढ़ा दें तो 12, तो ये रिजल्ट कितना होगा? 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हमें ऑप्शन से करना है, सबसे बेस्ट ये है। और एक क्वेश्चन है इसके अंदर 62, ये मैंने आपसे पूछा था। ये कह रहा है 2 कोण है, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें पता है कि CS से जो होगा शंकु का वो होता है पाई RL। जब आप तुलना करते हैं तो पाई का कोई रोल नहीं है, इनका जो रेशो है वो है 1:8। आर तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाला 1/4, और रेडियस का रेशो आपसे पूछा है R1/R2। ये कितना आ गया? 1, ये कितना आ गया? 2। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? 1:2। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। तो आप साथ के साथ जिन क्वेश्चनों के आंसर आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के जवाब दें। और अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ आपको कि अगर इस क्वेश्चन में कोई नंबर ऐसे होता है जैसे 5 4 7 और 2, 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो आप 5 के आगे जितने नंबर है उतने 0 लिख देंगे, ये हो गया स्थानीय मान। और स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 के आगे 2 0, 7 का स्थानीय मान तो 7 के आगे 0, और 2 का स्थानीय मान है तो सेम नंबर। अगर मान लो इन्हीं क्वेश्चनों का जातीय मान पूछा जाए आपसे कि जातीय मान बताओ, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा सेम होगी। 5 का जातीय मान 5, 4 का 4, 7 का 7 और 2 का 2। जातीय मान और स्थानीय मान के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे 5472 है, 472 में अब 5472 में आपसे पूछा जाए कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात करें। हमें पता लग गया कि स्थानीय मान कितना होगा? 400, जातीय मान कितना है? 4, तो 400 + 4, फाइनल आंसर कितना होगा? 404। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल हम 76 से स्टार्ट करेंगे। और कमेंट के थ्रू बताएं कि भाई जो आपको ये सीरीज करवा रहे हैं इससे क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, वास्तव में आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। जितना आप इंटरेक्शन शो करेंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा कि इससे रियल में आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाकी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।